नमस्कार। आज इस वीडियो में हम लोग कुंवर नारायण रचित कविता का अध्ययन करेंगे। इनकी कविता का शीर्षक है एक वृक्ष की हत्या। एक वृक्ष की हत्या। हत्या और मारना, ये दोनों शब्दों का अर्थ एक ही है, लेकिन हत्या का प्रयोग ज़्यादा आत्मीय वस्तुओं या चीज़ों के साथ सजीवों के साथ की जाती है। जैसे किसी व्यक्ति को मारते हैं तो कहेंगे कि उसकी हत्या हो गई, ठीक है। और जैसे बाघ को मार देते हैं तो बाघ मार दिया, व्यक्ति बोलता है, बाघ को मार डाला उसने। लेकिन जब परिवार के किसी सदस्य की हत्या होगी, किसी व्यक्ति की हत्या होगी, तो बोलेंगे कि हत्या हो गई, ठीक है। तो हत्या एक ज़्यादा संवेदनशील शब्द है, इससे ज़्यादा ही लगाव प्रतीत होता है। लेकिन यहाँ पर पेड़ की हत्या हुई है, मतलब पेड़ को काटा गया, कवि ने उसके लिए हत्या का प्रयोग किया, तो ज़्यादा आत्मीयता दर्शाता है कवि यहाँ पर उस वृक्ष के साथ। तो ऐसा क्यों है? जब इस कविता को पूरी तरह पढ़ेंगे तो हम लोग समझेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले इस कवि के विषय में जानते हैं। श्रीमान कुंवर नारायण जी के विषय में आपकी किताब में क्या लिखा है? तो कुंवर नारायण का जन्म 19 सितंबर 1927 ईस्वी में लखनऊ जगह का नाम उत्तर प्रदेश में हुआ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, और तारीख है 19 सितंबर 1927 ईस्वी। ये याद करना है, परीक्षा में ऐसे भी प्रश्न आ जाते हैं। कुंवर नारायण ने कविता लिखने की शुरुआत सन 1950 के आसपास की। उन्होंने कविता के अलावा चिंतन परक मतलब जिसमें लेख में चिंता की जाती हो किसी विषय वस्तु पर पाठक सोचने को मजबूर हो जाता है, सोचने को प्रेरित हो जाता है, उसे कहते हैं चिंतन परक लेख। कहानियाँ, सिनेमा तथा अन्य कलाओं पर समीक्षाएं भी लिखी हैं, किंतु कविता उनकी सृजन कर्म में हमेशा मुख्य रही। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, काव्य संग्रह, आत्मजयी प्रबंध काव्य है, आकारों के आसपास का कहानी संग्रह है, आज और आज से पहले, समीक्षा, मेरे साक्षात्कार है। कुंवर नारायण जी को अनेक पुरस्कार एवं सम्मान प्राप्त हो चुके हैं, जो इस प्रकार हैं: साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमारन आशान पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान आदि आदि। कुंवर नारायण पूरी तरह नगर संवेदना के कवि हैं। नगर संवेदना, ये नगर में ही रहे हैं तो नगरीय संवेदना इनमें ज़्यादा मुखरता के साथ मुखरित होती है। विवरण उनके यहाँ नहीं के बराबर। ये ग्रामीण संवेदना के कवि नहीं हैं, ये नगरीय संवेदना, नगर संवेदना के कवि हैं। विवरण उनके यहाँ नहीं के बराबर है, विवरण नहीं है। नगर संवेदना को हम लोग किस रूप में समझेंगे? नगर संवेदना को समझेंगे हम लोग ऐसे कि व्यक्ति सीधे के सीधे ज्यों का त्यों बात कह दे, मतलब बिना लाग लपेट के, बिना किसी ज़्यादा वर्णन के। ग्रामीण संस्कृति को माना जाता है को आदमी ज़्यादा प्रकृति की बात करेगा, ज़्यादा वातावरण की बात करेगा, विवरण देगा, और तब उसके बाद वो कुछ कहेगा जो कहना होगा। सो नगरीय संवेदना वो है कि ज्यों का त्यों बात आपको कह देना है, फैक्चुअल होना है, कोई लाई लपेट नहीं, ये कोई विवरण नहीं, डिस्क्रिप्शन ज़्यादा नहीं, फैक्ट को कहना है, तथ्य को कहना है। तो विवरण उनके यहाँ नहीं के बराबर है। विवरण होता है डिस्क्रिप्शन, वो उनके यहाँ न के बराबर है। पर वैयक्तिक और सामाजिक उहापोह का तनाव पूरी व्यंजकता के साथ प्रकट होता है। अर्थात व्यष्टि और समष्टि, व्यक्ति और समाज, ये दोनों में क्या संबंध है? कोई समस्या पैदा होती है या कोई उपलब्धि होती है तो उससे व्यक्ति भी प्रभावित होता है और उससे समाज भी। तो कैसे होता है, इसको भी कवि ने अपने दृष्टिकोण में समाहित किया है। आज का समय, जिस समय में हम लोग हैं, वो आज का समय है। इसमें क्या है कि यांत्रिकता पूरी तरह से जीवन पर हावी है। जिस तरह सजीव के अस्तित्व को मिटाकर उसे अपने लपेटे में ले लेना चाहती है, कुंवर नारायण की कविता वहीं से आकार ग्रहण करती है।
मनुष्यता और सजीवता के पक्ष में संभावनाओं के द्वार खोलती है। यांत्रिकता का मतलब हुआ मशीनीकरण। जैसे थ्रेसर में दौनी करते हैं गेहूं का, तो गेहूं की दौनी की है थ्रेसर में, तो उसमें जब गेहूं लगा रहे हैं भूसा निकालने के लिए, गेहूं अलग करने के लिए, तो उसमें हाथ अगर घुस गया लगाने वाले का, तो थ्रेसर को ये पता नहीं है कि आदमी का हाथ है कि गेहूं का पेड़ है। वो सबके साथ बराबर बराबर व्यवहार करेगा। तो ये यांत्रिकता है। यांत्रिकता में ये विवेक नहीं है, उसमें ताकत है लेकिन विवेक नहीं है, उसमें छांटने की क्षमता नहीं है, उसमें ये नहीं है कि ये सजीव है कि निर्जीव है, इसको इसको अंतर करें। तो ये यांत्रिकता है। लेकिन आज का पूरा जीव जगत क्या है, आज का समाज वो यांत्रिकता के प्रभाव में है। तो ये है थीम। आपको इसी दृष्टिकोण से आप समझेंगे इस कवि को, श्रीमान कुंवर नारायण जी को। कुंवर नारायण की कविता इन्हीं भावनाओं से ओतप्रोत है। नई कविता के दौर में, नई कविता एक साहित्य का एक एज है, दौर है, जब प्रबंध काव्य का स्थान लंबी कविताएं लेने लगी। तब कुंवर नारायण ने आत्मजयी जैसा प्रबंध काव्य रचकर भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की। उनकी कविताओं में व्यर्थ का उलझाव, अखबारी सतहीपन और वैचारिक धुंध के बजाय संयम, परिष्कार, साफ सुथरापन है। भाषा और विषय की विविधता उनकी कविताओं के विशेष गुण माने जाते हैं। उनमें यथार्थ का खुरदुरापन भी मिलता है और उसका सहज सौंदर्य भी। यथार्थ है तो खुरदुरा होगा, रोमांटिक कोई बात होगी तो चिकनी होगी, अच्छी होगी। फिल्म की हीरोइन देखने में जितनी खूबसूरत लगती है, घर की महिलाएं उतनी खूबसूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो खुरदुरा है। खुरदुरा क्यों है? क्योंकि वो रियल है, यथार्थ है। यथार्थ खुरदुरा होता है, वो रुखड़ा होता है, वो उतना सॉफ्ट, उतना कोमल नहीं होता जितना फिल्म के पर्दे पर देखते हो, क्योंकि वो रोमांटिक है। और ये क्या है? ये रियल है। तो ये खुरदुरा, यथार्थ का खुरदुरापन भी उनकी कविताओं में मिलता है। उसका सहज सौंदर्य भी है। और यथार्थ को क्या की खूबी, उसकी सुंदरता यही है कि वह खुरदुरा हो। वह यथार्थ बहुत ही मोहक होगा और वो बहुत ही कोमल होगा, ऐसी उम्मीद नहीं होती है। तुरंत काटे गए एक वृक्ष के बहाने, कवि के दरवाजे पर एक वृक्ष है, एक पेड़ था। कभी उसको देखता था, कभी बहुत दिनों के बाद वहाँ आया, तो कभी ने देखा कि पेड़ गायब है, लोगों ने काट डाला है पेड़ को, तो पेड़ों की हत्या, उस पेड़ की हत्या हो गई है। तो कवि बहुत दुखी हुआ और उसी वृक्ष के बहाने उसने पर्यावरण के संबंध में अपनी जानकारी को हमारे साथ शेयर किया। तुरंत काटे गए एक वृक्ष के बहाने पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंतर्व्यथा को अभिव्यक्त करती यह कविता आज के समय की अपरिहार्य चिंताओं और संवेदनाओं का रचनात्मक अभिलेख है। यह कविता कुंवर नारायण के कविता संग्रह इन दिनों से संकलित है। यह कविता कहाँ से ली गई है? तो कुंवर नारायण की कविता है, उसका नाम है इन दिनों। अब हम लोग इस कविता को लाइन बाय लाइन पढ़ने का प्रयास करेंगे। एक वृक्ष की हत्या। अब की बार लौटा तो देखा वह नहीं था। इस बार जब कवि अपने घर पे आया तो उसने देखा कि वह पेड़ वहाँ नहीं था जो बहुत दिनों से वहाँ पर था। वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष। वह दरवाजे पर खड़ा रहता था, मालूम पड़ता था कि जैसे चौकीदार हो। वह उम्र में ज़्यादा हो गया था तो बूढ़ा मालूम पड़ता था। उसकी टहनियाँ पहले की तरह कोमल नहीं थीं, अब वो थोड़ा शक्त विक्षत भी था। वह बूढ़ा हो गया था, चौकीदार की तरह लेकिन तना रहता था, जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। उसकी पृष्ठभूमि कहाँ थी? तो वो हमेशा कवि के घर के दरवाजे के बाहर खड़ा रहता था, वहीं पर उसकी जगह थी। जो हमेशा मिलता था कवि को घर के दरवाजे पर तैनात एक चौकीदार, बूढ़े चौकीदार की तरह। पुराने चमड़े का बना उसका शरीर, वह पेड़ पुराना था तो उसके ऊपर जो उसकी छाल थी, जो उसकी चमड़ी थी, वह पुरानी थी। वही सख्त जान, लेकिन जान उसमें सख्त थी, वह सीधे तन कर खड़ा था। झुर्रियोंदार, बूढ़ा होने के कारण झुर्रियाँ पड़ गई थी तो वह पेड़ भी खुरदुरा हो गया था। झुर्रियोंदार पेड़ आदमी के लिए, सजीव के लिए यूज हुआ और खुरदुरा पेड़ के लिए। तना मैला कुचैला, राइफल सी एक सूखी डाल। वह उसका जो तना था वह मैला कुचैला था, जैसे खाकी वर्दी पहनता है आदमी उस तरह से मैला कुचैला।
खुरदुरा था उसका उसका तना, झुर्रियाँ जैसे पड़ जाती हैं उम्र के कारण व्यक्ति के शरीर पर। और लेकिन उसकी एक डाल ऐसी थी जो सूखी हुई थी, जो लगती थी कि जैसे वो राइफल तान कर खड़ा हो। चौकीदार राइफल लेकर खड़ा रहता है उसी तरह से, हालांकि चौकीदार राइफल लेकर के, चौकीदार का जो पोस्ट है उसको राइफल नहीं है, लेकिन यहाँ मतलब चौकीदार का मतलब है वो पुलिस से है सीधे, जिसके पास राइफल भी होती है। तो वह सूखी डाल है, तो सूखी डाल है जो उस पेड़ में वो ऐसी इस तरह की लगती है जैसे वो राइफल हो। एक पगड़ी फूल पत्तीदार, उस पेड़ के ऊपर एक शाखा ऐसी है, एक डाल ऐसी है जिसमें फूल पत्ती भी लग जाती है, तो लगता है कि माथे पर वो पगड़ी की तरह है। वह फूल पत्तीदार वाली शाखा एक पगड़ी की तरह और सूखी हुई डाल राइफल की तरह है। पाँव में फटा पुराना जूता, नीचे जो उसके वृक्ष की जो जड़ है लगता है कि फटे पुराने जूते की तरह हो। चरमराता लेकिन अक्खड़ बलबूता, वह हिलता डुलता है, चरमराता है लेकिन अक्खड़ दम टिका हुआ रहता है वहाँ पर। धूप में बारिश में, धूप हो या बारिश हो, गर्मी में या सर्दी में, गर्मी हो या सर्दी हो, हमेशा चौकन्ना। जैसे चौकीदार चौकन्ना रहता है वैसे पेड़ भी चौकन्ना मालूम पड़ता था। अपनी खाकी वर्दी में, अपनी खाकी वर्दी में जैसे कोई पुलिसमैन, कोई चौकीदार खड़ा रहता है हमेशा चौकन्ना, उसी तरह से वह पेड़ मालूम पड़ता था हर मौसम में कि वो हमेशा एक चौकीदार की तरह अपनी ड्यूटी निभा रहा है। दूर से ही ललकारता है, जैसे चौकीदार आपको देखकर दूर से ही पूछ रहा है कौन, जवाब देना है आपको, मैं जवाब देता दोस्त। चौकीदार पूछता है कौन, तो कवि बोलता था दोस्त। तो ये बातचीत होती है पेड़ और कवि के बीच में। और पल भर को बैठ जाता उसकी ठंडी छाँव में, और कवि उसके नीचे थोड़ी देर के लिए बैठ जाता था, उसकी ठंडी छाँव का आनंद लेने के लिए, उसके सानिध्य का सुख प्राप्त करने के लिए। दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशों में कहीं एक दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशों में कहीं एक जानी दुश्मन। शुरू से ही हमें इस बात का डर लगता था, यह अंदेशा था, एक जानी दुश्मन मेरे अंदर बैठा हुआ था उस पेड़ के विषय में, कि घर को बचाना है लुटेरों से, कि घर को बचाना है लुटेरों से, दरवाजे पर चौकीदार रखिए। शहर को बचाना है नादिरों से, शहर को ही बचाना है आपको नादिरों से, तो उसके लिए भी व्यवस्थाएं कीजिए। मशीन गन रखिए, सरकार को भर्तियां करनी पड़ती हैं, सेना को, तो सेना की भर्तियां होती हैं, सरकार उनको अपने शहरों की, गाँवों की सुरक्षा के लिए रखती है। शहर को बचाना है, घर को बचाना है लुटेरों से, तो घर घर पे चौकीदार। शहर को बचाना है नादिरों से, नादिर शाह जैसे लोगों से, जो लुटेरा था, जो आया था लूट के चला गया यहाँ से, तो आपको वहाँ भी सेना की व्यवस्था करनी पड़ेगी, सुरक्षा की व्यवस्था करनी पड़ेगी। देश को बचाना है दुश्मनों से, देश को अगर दुश्मनों से बचाना है तो उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी आपको। बचाना है इसकी, ये तो आपको सामाजिक व्यवस्था हुई, इंसानों की दुनिया। अब देखते हैं, बचाना है अगर आपको नदियों को नाला हो जाने से, तो पेड़ लगाना पड़ेगा, पर्यावरण की रक्षा करनी पड़ेगी। हवा को धुआं हो जाने से, नहीं तो हवा धुआं बनकर रह जाएगी, आपको कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि आप सांस नहीं ले पाओगे, तो हवा धुआं हो जाएगी, नदी नाला हो जाएगा। जब बरसात कम होगी तो नदियाँ क्या हो जाएंगी, नाला में तब्दील हो जाएंगी, और हवा आपकी जो है वो धुआं बन जाएगी। ये पर्यावरण की समस्या इस पैराग्राफ में समझ में आती है। बचाना है नदियों को नाला हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से, खाने को जहर हो जाने से। आप खाना खाते हैं, उसमें फलों की बहुत बड़ी भूमिका है। अगर फल दुनिया से समाप्त हो जाएं, सारे पेड़ काट डाले जाएं, फल हो ही नहीं, तो आपका भोजन क्या है, वो विष हो जाएगा। वो बिल्कुल प्राकृतिक खाना आप खाएंगे तो आपका खाना जहर हो जाएगा। तो पर्यावरण जब प्रदूषित हो जाएगा, जब पेड़ नहीं रहेंगे इस धरती पर, तो नदियाँ नाला बन जाएंगी, हवा धुआं हो जाएगी, और खाना आपका जहर हो जाएगा। अगर बचाना है तो पेड़ को बचाना है, पेड़ लगाना है। पर्यावरण की समस्या की तरफ कवि ने हमारा ध्यान आकृष्ट किया है, पेड़ों के महत्व को रेखांकित किया है। बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से। अगर जंगलों को इस तरह से काटते रहोगे, पेड़ काटने के साथ साथ जंगल कटते चले जाएंगे, तो जंगल क्या होंगे, वे मरुस्थल हो जाएंगे, रेगिस्तान हो जाएंगे। बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से, मनुष्य और जंगल से, या मनुष्य को जंगल नहीं होने देना है, जंगल तो होना है,
नहीं तो मरुस्थल हो जाएगा, ठीक नहीं है। लेकिन मनुष्य जंगल हो जाएगा या ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि मनुष्य है सभ्यता का प्रतीक, मनुष्य डिसिप्लिन को मानता है, जियो और जीने दो, इस नियम पर चलता है। तो पेड़ को भी जीने देना है। अगर पेड़, जंगल एक अर्थ है, यहाँ जंगल का मतलब है सभ्यताहीन, असभ्य, बर्बर। यहाँ जंगल का मतलब है जहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, और यहाँ जंगल का मतलब है असभ्यता। तो मनुष्य को असभ्य होने से बचाना है, मनुष्य को असभ्य नहीं होने देना है, उसको पेड़ों की रक्षा भी करनी होगी। नहीं तो अगर पेड़ों को काट करके अपने विकास के नाम पर उसको हजम कर जाएगा तो उसका वो प्रकृति के लिए एक बहुत बड़ी समस्या पैदा होगी। तो ये आज की ज़माने की मुख्य समस्या है, पर्यावरण की रक्षा। तो समावेशी विकास, सतत विकास, इसकी बात होती है। पर्यावरण की रक्षा करना हमारा फर्ज है, तो पेड़ों को बचाना होगा। तो ये पेड़ों को बचाने के बहाने कवि ने पर्यावरण से संबंध में अपनी हार्दिक भावना का हम लोगों से इजहार किया है। उम्मीद करता हूँ कि कविता आपको समझ में आई होगी। यह कविता पर्यावरण के ऊपर है। पेड़ों के काटने के बहाने कवि ने, जो एक पेड़ था कवि के दरवाजे पर, कवि ने अपने मन की भड़ास निकाली और पर्यावरण के प्रति हमें सजग किया, हमें पेड़ों का महत्व बतलाया। अब इसके बाद हम लोग जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनकी भी चर्चा कर ही लेंगे। बोध और अभ्यास। बोध होना चाहिए, बोध मतलब नॉलेज, ज्ञान, और उसके लिए करना होता है अभ्यास। अभ्यास करेंगे लगातार तो बोध होगा। किसी ने कहा भी, महान कवि ने, कि रसरी आवत जातते शील पे परत निशान। रसरी आवत जातते शिल पे परत निशान। शिल मतलब पत्थर, रसरी बार बार घिसने से पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है। तो बोध कैसे होगा? अभ्यास करने से। एक बार पढ़ने से कोई बात समझ में नहीं आती है, आप उसे बार बार पढ़ें, बार बार लिखें, बार बार अभ्यास करें, तो आपको बोध होगा, ज्ञान होगा। तो अब बोध और अभ्यास इसीलिए लिखा गया। तो ये अभ्यास करने के लिए कविता को हम लोगों ने पढ़ा, एक बार प्रश्नोत्तर की भी चर्चा करेंगे। कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता था? जैसे कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार इसलिए लगता था कि वह लगातार चौकीदारी करता था। जैसे चौकीदार ड्यूटी निभाता है और घर की रखवाली करता है और तन कर खड़ा रहता है, उस तरह से चौकीदार भी हर मौसम में, उस तरह से वह वृक्ष भी हर मौसम में घर के बाहर खड़ा रहता था, घर की रखवाली करता था, घर को छाया प्रदान करता था। कभी कहीं बाहर से आता है तो वहाँ शीतलता अनुभव करता है। कभी को लगता है कि वह चौकीदार की तरह पूछता था कि तुम कौन, तो कभी बोलता था कि मैं दोस्त। जैसे चौकीदार घर की रक्षा करता है, वैसे ही वह वृक्ष भी घर की रक्षा करता था। इसलिए कवि ने वृक्ष की तुलना चौकीदार से की है। वृक्ष और कवि में क्या संवाद होता है? कवि को लगता है कि वृक्ष उससे पूछता है चौकीदार की तरह कि कौन, तो कवि बोलता है कि मैं दोस्त। तो और उसके बाद वहाँ बैठकर उसकी छाँव में कवि सुख का अनुभव करता है। तो यही कवि और वृक्ष के बीच में संवाद है, बातचीत है, वार्तालाप है। कविता का समापन करते हुए कवि अपने किन अंदेशों का जिक्र करता है और क्यों? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या 3। कविता का समापन करते हुए कवि ने अपने पर्यावरण संबंधी अंदेशों का जिक्र किया है, क्योंकि पेड़ों के रहने से पर्यावरण सुरक्षित रहता है। पेड़ पौधे नहीं होंगे तो वर्षा नहीं होगी, ज़मीन पे हरियाली नहीं होगी तो वर्षा नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी तो पर्यावरण की समस्या पैदा हो जाएगी, जिससे पूरा जीव जगत ही संकट में पड़ जाएगा। तो कवि ने कहने का प्रयास किया है कि हमें पेड़ों की रक्षा करनी होगी, नहीं तो यह प्रकृति जीने के लायक, इंसान के लायक भी नहीं रह जाएगी। घर, शहर और देश के बाद कवि किन चीज़ों को बचाने की बात करता है? कवि घर, शहर और देश को बचाने के बाद कवि नदियों को बचाना चाहता है, पेड़ों को बचाना चाहता है। जैसे ये यहाँ पे इसका है, कवि नदियों को नाला होने से बचाना चाहता है, हवा को धुआं होने से बचाना चाहता है, खाने को जहर होने से बचाना चाहता है। यही बचाना चाहता है कवि। तो कहने का अर्थ कि कवि एक लाइन में कहेंगे कि अपने पर्यावरण को बचाना चाहता है।
कवि की प्रासंगिकता पर कविता की प्रासंगिकता पर विचार करते हुए एक टिप्पणी लिखें। कविता की प्रासंगिकता मतलब आजकल यह उचित है कि नहीं है? बिल्कुल है। आज के ज़माने में समावेशी और सतत विकास को सबसे अच्छा विकास माना जाता है। समावेशी माने हर तरह का विकास हो, और समावेशी हुआ, और सतत का मतलब हुआ कंटिन्यूअस। मतलब पेड़ काटते हैं तो पेड़ लगाइए भी, इसको कहते हैं समावेशी नहीं, इसको कहते हैं सतत विकास। पेड़ काटेंगे, उसका यूज करेंगे, तो उसके बाद पेड़ लगा भी देंगे। और जैसे अपना जीवन जीना है आपको, तो अपने बाल बच्चों के लिए भी छोड़ के जाना है। सतत कंटिन्यूअस रहना चाहिए। तो पर्यावरण आज के ज़माने की मुख्य समस्या है, क्योंकि आज के युग में जो लोग विकास करने को बेचैन हैं। विकास आज के ज़माने में जितनी विकास की चाहत है उतनी पहले कभी नहीं रही होगी। तो आज जिस तरह से इंसान बेचैन हो गया है विकास करने के लिए, तो उसको चाहिए कि वह सोचे अपनी प्रकृति के विषय में भी, अपने पर्यावरण के विषय में भी। नहीं तो भविष्य में उसका जीना मुश्किल हो जाएगा। सिर्फ ईंट और कंक्रीट का बिल्डिंग ही ज़रूरी नहीं है, उसके साथ साथ हरे भरे पेड़ भी होने चाहिए। तो कवि ने जो कविता लिखी, इसमें जो उसकी पर्यावरण की चिंताएं मुखरित हुईं, वह बिल्कुल प्रासंगिक है, और हम सभी पाठकों को इसके बचाव के लिए प्रयास करना चाहिए। व्याख्या करें। दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त। ये प्रस्तुत पंक्ति गोधूली पाठ्यपुस्तक गोधूली भाग 2 की कविता एक वृक्ष की हत्या, जिसके कवि कुंवर नारायण है, से ली गई है। इस कविता में कवि अपने दरवाजे पर खड़े पेड़ से संवाद करता है। जब कभी कभी बाहर से आता था तो पेड़ पूछता था जैसे तुम कौन, तो कवि जवाब देता है कि मैं दोस्त। तो ये बातचीत होती है। उसके बाद कवि उसकी छाँव में बैठ करके सुखद अनुभव प्राप्त करता है। तो ये इस पंक्ति का अर्थ हुआ। बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से, बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। यह पंक्ति भी गोधूली भाग 2 से ली गई प्रस्तुत कविता एक वृक्ष की हत्या से है, जिसके कवि हैं श्री कुंवर नारायण रचित कविता वृक्ष की हत्या से निम्नलिखित पंक्ति ली गई है। और इस कविता के माध्यम से कवि ने हमसे अपील की है कि हमें जंगल को मरुस्थल होने से बचाना है, अर्थात उनको काटना नहीं है, उनको लगाना है। और मनुष्य को असभ्य होने से बचाना है। मनुष्य के अंदर जियो और जीने दो की भावना होनी चाहिए। वह अपने आसपास के पेड़ों की रक्षा करे, अपने जलाशयों को बचावे, जल जीवन हरियाली पर ध्यान दे। ये इस पंक्ति का अर्थ हुआ। कविता के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। एक पेड़ की हत्या, ये मैंने शुरुआत में ही आपसे बात की कि कविता की शीर्षक की सार्थकता है। कवि ने हत्या का यूज किया है। हत्या शब्द संवेदनशीलता को उजागर करता है। तो सीधे मार देना, पेड़ को काट देना अगर लिखा रहता तो उससे ज़्यादा संवेदनशील हुआ। वृक्ष की हत्या, तो वृक्ष की हत्या का प्रयोग करके ही कवि ने अपनी भावना को स्पष्टीकरण प्रदान किया है। तो निश्चित रूप से वृक्ष की हत्या ज़्यादा संवेदना जगाने में सक्षम है। तो यह बिल्कुल सार्थक है। इस कविता में एक रूपक की रचना हुई है। रूपक क्या होता है? रूपक होता है एक अलंकार। अलंकार होता है मतलब हम तुलना करते हैं किसी चीज़ की किसी चीज़ से, उसमें वह रूप लगाते हैं। जैसे वृक्ष के लिए रूपक हुआ है चौकीदार। वृक्ष जो वहाँ खड़ा था उसके लिए हमने रूपक बनाया चौकीदार। वृक्ष कैसा है? तो एक चौकीदार की तरह है। तो वो चौकीदार रूपक बन के आया है वृक्ष के लिए। तो फिर इसके बाद ये आपका बोर्ड एग्ज़ाम अच्छा हो, इसी को ध्यान में रख करके वीडियो बनाया गया। कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करेंगे। थैंक यू फॉर व्यूइंग। हैव ए नाइस डे। आपका दिन मंगल हो। बाकी साकी के लिए फिर एक वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।